ओके नमस्कार सर, स्वागत आप सबका। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी और आज एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का सवाल, मैंने बहुत जटिल बहुत कठिन सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही है कि सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, उसी को ढूंढने का प्रयास है। आइए, आपका पुरानी प्रॉब्लम है ना, प्रीपोजिशन क्या होता है, कहां लगता है, क्या सही है क्या नहीं है, कौन सा प्रीपोजिशन कहां लगेगा, तो दूर की बात है। पहली बात तो ये कि प्रीपोजिशन लगता कहां पे है, दिक्कत होती है ना, सच बताओ। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं प्रीपोजिशन की ना, तो उसको हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। पहला हो गया प्री और दूसरा हो गया आपका पोजीशन। अब ये तो सबको पता है कि प्री का मतलब क्या होता है ना। शादियों का मौसम चल रहा है, जब खोलो फेसबुक इंस्टा कुछ तो प्री वेडिंग शूट चल रहा है। अरे भगवान से डरो यार, मतलब इतना जो तुम लोग कर रहे हो प्री वेडिंग शूट, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई साहब है। मतलब शादी के बाद जब एक दूसरे से लड़ाई करोगे तो ये दिखाएगा, ये तुमने ही बोला था ये करने के लिए, ये पोस्ट करने के लिए है। चलिए वापस आते हैं। तो प्री मतलब सर क्या होता है, पहले, दैट मींस व्हाट, बिफोर, है ना जी। इसका मतलब सर होता है पहले यानी बिफोर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि सर ये पोजीशन किसका, दैट इज अ क्वेश्चन, पोजीशन किसका। अगर आप बुक्स में डेफिनेशन पढ़ेंगे सर तो क्या बोलता है, इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो सर ये कहता है कि ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के आगे लगा होता है, ठीक है। और ये बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस है, हम एक एक करके सारे डेफिनेशंस को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मतलब किसी भी नाउन प्रोनाउन के आगे लगा दो चलेगा नहीं ना, कुछ स्पेसिफिक होगा ना कि भाई हाँ यहां पे लगाना है यहां पे नहीं लगाना। आइए बात करते हैं सर। पहले मैंने कहा कि सर हमारे पास ना एक वर्ड आता है, एक वर्ड है ट्रांस, ठीक है सर। तो जो ट्रांस है ये आपका एक प्रीफिक्स है सर। तो प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको किसी भी चीज के आगे लगाओगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चीज मूव करती है ना, उसको कहा जाता है ट्रांस, है ना। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करती है उसको कहा जाता है ट्रांस, ठीक है जी। देखिए पहले फॉर एग्जांपल आपने कहा सर ट्रांसफर, कोई डेटा आपके फोन में है, आप उसको अपने लैपटॉप में डालना चाहते हो सर, आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर। नेक्स्ट आपके पास आता सर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, क्या होता है आपके पास, ट्रांसपोर्ट, है ना। अगर आपको एक जगह से दूसरे जाना है, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है तो आप अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को ढूंढते हो, है ना। नेक्स्ट सर मेरे पास यहाँ पे जो वर्ड आता है दैट इज ट्रांसमिसिबल। तो सर आपका ये जो वर्ड आता है ट्रांसमिसिबल, तो सर ये ट्रांसमिसिबल क्या होता है, ट्रांसमिसिबल क्या, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ फैलता है या दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिसिबल। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है। तो जब भी आपके पास वर्ड आएगा ट्रांस तो इसका मतलब क्या होगा कि मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक जगह से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जब कोई चीज मूव करती है उसको बोलते हैं ट्रांस, वहां पे ट्रांस लगाया जाएगा, राइट। तो सर यहीं से मेरे पास एक वर्ब आ जाता है। मान लीजिए सरकार आपके पास क्या है, एक सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट यानी क्या, हमारे हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कर्ता, और सीबीएसई बोर्ड वाले इसको क्या बोलेंगे या इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं उसको, डूअर। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, कर्ता या डूअर। अब सर मान लीजिए इसने क्या किया, एक एक्शन किया और इस एक्शन का प्रभाव, यानी जो एक्शन हुआ किसके ऊपर हुआ सर, इस एक्शन का प्रभाव पड़ा किसी एक नाउन पे जिसको हम लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये एक्शन इस ऑब्जेक्ट को सर इंपैक्ट करता है, जब ये एक्शन इस ऑब्जेक्ट को सर क्या करता है, इंपैक्ट करता है या इसको अफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है या इसको अफेक्ट करता है, तो सर ऐसे वर्ब को कहा जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। जो मेरे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं सर उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, राइट। यानी जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करे, उस एक्शन का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हो रहा है, तो सर ऐसे वर्ब्स को कहा जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही कुक्ड, मैंने कहा सर ही कुक्ड बिरयानी, सपोज मैंने कहा सर ही कुक्ड बिरयानी। तो सर जब मैंने यहां पे बोला कि ही कुक्ड बिरयानी, ना क्वेश्चन इज, एक काम करिए कि ही कुक्ड तक पढ़िए, बिरयानी को रहने दीजिए। तो जब आप पढ़ेंगे सर ही कुक्ड, अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं तो आपको पता होगा कि सर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है ना। कुक्ड क्या, ही कुक्ड क्या, इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है। इसका जो सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है, जो मायना है वो कैसा सर, वो इनकम्प्लीट है। तो इस वर्ब को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कुक कर रहे हो तो ये कुक का जो इंपैक्ट है किसके ऊपर पड़ रहा है सर, बिरयानी के ऊपर पड़ रहा है। यानी जो बिरयानी है ये इस एक्शन को क्या कर रही है सर, रिसीव कर रही है ना। इसको क्या कर रही है, रिसीव। तो आप इसको कह सकते हो सर कि जो बिरयानी है दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसको कहा जाता है सर रिसीवर ऑफ द
एक्शन की जो एक्शन हुआ वो इसी चीज पे हुआ, तो उसको आप लोग कहेंगे रिसीवर ऑफ द एक्शन। और जो आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है सर, उसी को सर आप लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है उसी को आप लोग क्या कहते हो सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो। दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। और ये जो वर्ब है, जो एक्शन पे जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, ये वर्ब जो ऑब्जेक्ट पे इंपैक्ट डाल रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर असर डाल रहा है, ऑब्जेक्ट को इंपैक्ट कर रहा है, तो ऐसे वर्ब को सर कहा जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे ही वर्ब को सर हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसिटिव वर्ब। यही तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होता है सर, दिस इज योर ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। तो यहां से एक पॉइंट निकल के सामने ये आता है सर, क्या कि जब भी आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब होगा, व्हेनेवर यू विल हैव अ ट्रांसिटिव वर्ब, जब भी आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब होगा सर, उसके बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सर हमेशा आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ा रहा हूं एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब चैप्टर, एडवर्ब चैप्टर, राइट, प्रीपोजिशन, सब जगह ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, सब जगह। एक बार पढ़िए, बार बार यूज करिए। मैंने कहा था ना, इट डजंट मैटर हाउ मेनी कंसेप्ट्स यू नो और हाउ मेनी रूल्स यू नो, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। जी हाँ, कितने कंसेप्ट्स आते हैं, कितने रूल्स रटे हैं, कितने रूल्स लिखे हैं, कॉपी में कितना भरा हुआ है, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने नोटबुक में एक लाइन लिखी है और उस लाइन के एक रूल लिखा है, उस रूल को आपने कितनी जगह पे इस्तेमाल किया है। स्मार्ट बनिए, है ना, स्मार्ट बनिए, है ना। वो कॉपी तो भरना, नोटबुक भरना हर कोई जानता है, उससे सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट अप्रोच यूज करिए। तो आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास। अब देखिए मैंने क्या कहा सर, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है इन। देखिए जब भी मैं सर इन का यूज करूंगा एज अ प्रीफिक्स, मान लीजिए मैंने इन का इस्तेमाल किया एज अ प्रीफिक्स, कि सर जो इन है ये मेरा सर क्या है, प्रीफिक्स हो गया। अगर सर इन मेरा प्रीफिक्स है, इफ दिस इज माय प्रीफिक्स, तो इसका मतलब क्या क्या निकल सकता है। देखो इनका मतलब क्या क्या निकल सकता है। पहला तो इसका मतलब निकल सकता है सर नॉट, है ना, नॉट यानी नहीं। पहला तो इनका मतलब सर क्या निकलेगा, नॉट यानी नहीं। दूसरा इसका मतलब होता है सर इनसाइड यानी अंदर, ये तो सबको पता ही होगा, ये कुछ खास बात नहीं बता रहा हूं। तीसरा इंक्रीजेस द वैल्यू, तीसरा ये क्या होता है, इंक्रीजेस द वैल्यू, कि भाई उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देता है, ठीक है। अब जैसे हम यहां पे इसकी बात लेके चल रहे हैं ना, हम बाकी पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे, अभी हम बस इस वाले पॉइंट की बात करके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर दे के आ गए, है ना। और जब पेपर दे के कोई बच्चा आता है ना, कॉन्फिडेंस एकदम, है ना, पापा का बता, पापा क्या हुआ बेटा, पापा अरे क्या हुआ, सेलेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर। देखिए क्वेश्चन पेपर दिखाता है, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो उसको लगता है कि उसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, यानी उसके सारे क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वो तो बाद में पता लगता है ना, वो तो बाद में पता लगता है जब आंसर किया था, पापा बोलते इधर अबे ये क्या हो गया है। तो सर करेक्ट के आगे अगर मैं इन लगा दूंगा तो सर ये क्या बन जाएगा आपका, इनकरेक्ट यानी जो सही नहीं है। करेक्ट यानी जो सही है, इनकरेक्ट यानी जो ठीक उल्टा, यानी जो सही नहीं है, यानी गलत हो गया। सेम फैशन में सर अगर मैं बोलता हूं, है ना, पिताजी ने आपको एटीएम दिया, उसका पिन दिया और बोला पैसा निकाल लेना, तो जब आप उस पिन को यूज कर रहे हो तो पिन आपके लिए क्या है सर, वैलिड है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पिताजी को पता लगा कि तुम्हारी भाई इमरजेंसी जो है वो स्टारबक्स में, पीवीआर में, है ना, अलग अलग जगह पे उसका यूज हो रहा है, पिताजी समझ गए लड़का मेरा बह गया है, तो सर उसके आगे क्या लगा देंगे, इन। पापा पिन चेंज कर देंगे। अब आप जब पिन लगाओगे तो पिन कैसा होगा सर, आपका इनवैलिड होगा, है ना। आप मुखर्जी नगर आते हैं सर, अपने गांव छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के आप मुखर्जी नगर आते हैं, पढ़ते हैं मन लगा के, तो आपका दोस्त बनेगा पीजी में, वो बहुत ज्यादा आपके साथ साथ घूमेगा यहाँ वहां। आप सोचेगा यार कितना अच्छा है यार, जहां मैं जाता हूं मेरे साथ चलता है, मेरी मदद करता है एकदम भाई की तरह। फिर वो भाई आपसे 10,000 रुपये मांगेगा, आप भ्राता मोह में उसको 10,000 रुपये दे देंगे और फिर वो क्या हो जाएगा सर, यहां से इनविजिबल। पहले क्या था, विजिबल, फिर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे इनविजिबल। तो यानी क्या, जब जब आप इनका यूज करते हो उसका मतलब क्या होता है, नॉट। अब इसी को अप्लाई कर देते हैं अगले कंसेप्ट पे। मैंने कहा सर अगर मान लीजिए मेरे पास सर यहां पे एक वर्ब आता है, सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सर जब इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रांसिटिव वर्ब, तो सर मैंने क्या बोला था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होता है सर, वो क्या होता है, जो एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाए। जो इंट्रांसिटिव होता है सर, वो मतलब क्या, ऐसा एक्शन जो ट्रांसिटिव का ठीक उल्टा होगा, यानी जो एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता ही ना हो।
ऐसा एक्शन जो आगे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक वाक्य लिखता हूं सर, मैंने लिखा है यहां पे द बर्ड इज फ्लाइंग। मैंने लिखा सर यहां पे कि द बर्ड इज फ्लाइंग। सर जब मैं यहां पे कहता हूं कि द बर्ड इज फ्लाइंग और मैं सेंटेंस को यहीं पे रोक दूं, आगे ना लिखूं, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं भाई, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां पे नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका अभी भी कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग भी कंप्लीट है, इसका सेंस भी कंप्लीट है, ठीक है। तो जब आप बोलते हो द बर्ड इज फ्लाइंग तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जिद किया। अच्छा, ऐसा जो वर्ब है, ये जो आपका वर्ब है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो वर्ब है, नंबर 1, डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, टू कंप्लीट द मीनिंग। कि भाई ये ऐसा एक वर्ब होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, बिना उसके भी बिल्कुल कंप्लीट है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने बोला सर ऐसा काम करते हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा, दिल है कि मानता नहीं है ना, क्योंकि भाई रट्टा मारने की आदत पड़ी हम लोगों को, है ना। आपको रूल तो लिखवा नहीं रहे सर, हमारे जो गुरुजी हैं वो तो बराबर बकायदे रूल वूल सब लिखवाते हैं। आप सर बढ़िया टीचर नहीं है, आप रूल नहीं लिखवा रहे। मैं ठीक है भाई सब्र करो। मैंने कहा द बर्ड इज फ्लाइंग और आगे सर मैंने लिख दिया यहाँ पे स्काई। आगे मैंने सर यहाँ पे क्या लिख दिया? स्काई। तो सेंटेंस बन गया द बर्ड इज फ्लाइंग स्काई। चिड़िया आसमान उड़ा रही। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है 8 बजे के बाद शाम को, उनके लिए सब पॉसिबल है, उनके लिए बिल्डिंग भी हिलती है, भूकंप आ जाता है। तो आपने कहा सर द बर्ड इज फ्लाइंग स्काई, द स्काई। तो सर यहां पे क्या है कि मैं चाह के भी इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट को कंपैटिबिलिटी मैं नहीं देख पा रहा हूं, है ना। क्या ये बर्ड का एक्शन इस ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट डाल रहा है? सोच के देखिए, क्या बर्ड के उड़ने से स्काई पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? तो आंसर है सर नहीं, बर्ड के उड़ने से स्काई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी ये वर्ब इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। तो बेसिकली सर यहां पे जो आपका ये फ्लाइंग है सर, ये आपका क्या है? दिस इज योर इंट्रांसिटिव वर्ब। ये सर आपका क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सर अगर आपका ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और मुझे इस ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या है सर? इसका जोड़ना है, तो मैं बिना प्रीपोजिशन के जोड़ ही नहीं पाऊंगा। अब फिलहाल के लिए यह मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फिलहाल के लिए बस आपको इस क्लास में यह मैटर करना है कि यहां पे प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल आएगा। आपका सबका दिल कह रहा होगा कि इन लगा दो सर, लो जी लगा दिया। जैसे ही आपने इन लगाया तो ये इन ने क्या किया सर? इस फ्लाइंग को स्काई से जोड़ दिया, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी एक वर्ब के और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। अरे हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? जहां बैठे हो, मेट्रो में देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? हाँ ठीक है। तो सर यहां पे जो आपका स्काई है सर, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। ये आपका सर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इन यानी क्या? नॉट डायरेक्ट, यानी ये आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है। तो सर यहां से आपको जवाब मिला। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का जो काम करता है ना, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है सर, वो चाहे आपका सब्जेक्ट का काम करना हो, है ना, वो चाहे आपके ऑब्जेक्ट का काम करना हो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का जो फंक्शन है सर, ये कौन करता है सर? या तो ये नाउन करता है और या तो ये प्रोनाउन करता है, या तो ये नाउन करता है या तो ये प्रोनाउन करता है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। तो सर यहां पे जो स्काई है सर, ये किसका काम कर रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सखा, यहां से आपको जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? कि सर जो प्रीपोजिशन होता है ना, ये हमेशा कहां प्लेस होता है? नंबर 1, उस नाउन और प्रोनाउन के आगे जो किसका काम करता हो, उस नाउन और प्रोनाउन के आगे जो किसका काम करता हो सर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता हो। जो किसका काम करता हो सर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता हो। ठीक है जी, इसको भी और हमें इस्तेमाल करना है भाई, अब इसको और हमें इस्तेमाल करना है ना। तो अभी आपने सिर्फ पहला फेज सीखा है, प्रीपोजिशन यूज करने का पहला फेज क्या सीखा है कि सर कि हमें जब भी प्रीपोजिशन लगाना है वो हमेशा कहां लगाना है? इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। ये ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको ऐसे याद करें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि सर जब भी मेरे पास कोई इंट्रांसिटिव वर्ब आए, जब भी मेरे पास कोई इंट्रांसिटिव
वर्ब आता है, व्हेनेवर आई हैव अ इंट्रांसिटिव वर्ब, तो सर इस इंट्रांसिटिव वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इस इंट्रांसिटिव वर्ब या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, बेग पारन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में सर आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, यू ऑलवेज यूज अ प्रपोजिशन, आप एक प्रपोजिशन लगाते हैं जिससे इन दोनों बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, कंपैटिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, तो प्रपोजिशन कहां लगाया जाता है, पहला केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, दिस इज योर फर्स्ट केस। दूसरा केस देखिए सर क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई गेव अ बुक, आई गेव अ बुक। सर अगर आप सेंटेंस इतना भी लिख देंगे ना तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब भी है और आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी सेंस नहीं बना रहा कि मैंने बुक दिया, है ना, परदेसिया दिल दे दिया, है ना, तो वो तो गाने में बता रहा है कि मैंने दिल किसको दिया, परदेसिया को दिया, यहां तो आप बता ही नहीं रहे कि किताब किसको दिया। तो सर आपको बताना पड़ेगा, आपने बोला आई गेव अ बुक माई फ्रेंड, आई गेव अ बुक माई फ्रेंड, तो सेंटेंस का क्या है सर, सेंस नहीं बन रहा, है ना। तो अगर आपको इस माय फ्रेंड को इस बुक से जोड़ना हो तो सर आपको यहां पे क्या चाहिए, प्रीपोजिशन, तो सर आपने यहां पे क्या लगा दिया, टू, सेंटेंस क्या बन गया, आई गेव अ बुक टू माय फ्रेंड। अब यहां पे भी जो बुक है सर ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बुक भी सर आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे जो माय फ्रेंड है सर ये आपका क्या है, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक आपका सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका सर यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें वचन दिया है कि मैं जब जब आऊंगा अपने आगे प्रपोजिशन लेकर जरूर आऊंगा। तो देखिए यहां पे भी सर क्या लगा है, प्रपोजिशन लगा है, यहां पे भी क्या लगा है सर, आपके पास प्रपोजिशन लगा है। तो ये कर क्या रहा है, ये दो नाउन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जब भी प्रपोजिशन आएगा तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये वर्ब के बाद आएगा तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, और वैसे तो ये इसके बाद आ ही रहा है। ठीक है सर, तो ये है कि आप प्रपोजिशन कहां कहां यूज करते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल को समझाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। मैंने कहा कि ही रोट डैश अ लेटर, ही रोट डैश अ लेटर। दूसरा मैंने बोला ही रोट डैश द पीएम, ही रोट डैश द पीएम। फिर मैंने लिखा कि द पायलट इज फ्लाइंग, द पायलट इज फ्लाइंग डैश द जेट। और दूसरा अपने पास आ गया the kite is flying, the kite is flying dash the sky, the kite is flying dash the sky। ये दो सवाल हैं, आपको जहां लगे, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, इट डजंट मैटर कि आप प्रीपोजिशन क्या लगा रहे हो। अभी के लिए मुझे मैटर नहीं करता है आप क्या प्रीपोजिशन लगाते हो, मुझे के लिए अभी ये मैटर करता है कि आप प्रीपोजिशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बस इतना, फटाफट। देखिए सर, अब जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, कोई कहानी, कोई कविता, कोई स्टोरी, कोई नॉवल, यही लिखोगे। तो बेसिकली जो लेटर है यहां पे सर ये क्या है, दिस इज बेसिकली योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर, ये रोट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रोट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। लेकिन जब सर आप यहां पे लिखते हो कि ही रोट डैश द पीएम, तो रोट के बाद सर आपके पास क्या आ गया, द पीएम। तो द पीएम सर आपका यहाँ पे जो है दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि सर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप सर यहाँ पे क्या लिखोगे, ही रोट टू द पीएम। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, ही रोट टू द पीएम। नेक्स्ट मैंने बोला द पायलट इज फ्लाइंग द जेट, तो सर इस फ्लाइंग का कोई इंपैक्ट पड़ रहा है जेट पे, सर फ्लाई कर रहा है तब तो उड़ रहा है ना, फ्लाई कर रहा है तब तो उड़ रहा है, यानी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लाइंग है सर आपका क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, और यहाँ जो जेट है सर ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो जेट है सर आपका ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज होगा ही नहीं। लेकिन सर जब मैं यहाँ पे फ्लाइंग की बात करता हूं, मैंने कहा था काइट इज फ्लाइंग, तो काइट का फ्लाई करना स्काई पे कोई इफेक्ट डालता है, काइट का फ्लाई करना स्काई पे कोई इफेक्ट डालता है सर, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है सर, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे सर आपको लिखना पड़ेगा इन द स्काई, द काइट इज फ्लाइंग इन द
स्काई। तो सर ये रहा आज का सेशन, छोटा सा था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। ये छोटी सी फीस जो आपसे मांगते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज शेयर करें अपनी स्टोरीज पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।